हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट 28 दिसंबर 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला करंट अफेयर होगा बॉम्ब साइक्लोन के बारे में जानेंगे, इसके बारे में। दूसरा आर्टिकल होगा वीर बाल दिवस के बारे में। तीसरा प्रलय मिसाइल। चौथा रत्नागिरी रॉक पेंटिंग्स के बारे में। चौथा मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। और छठा आर्टिकल होगा हमारा ग्राम न्यायालय के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन के बारे में जान लेते हैं। क्यों न्यूज में आया था कि बॉम्ब साइक्लोन ने तबाही मचा रखी है। कहाँ पे? जैसे कि यूएसए में तबाही मचा रखी है, कनाडा में तबाही मचा रखी है। ठीक है, तो वहां पे इसने ज्यादा तबाही मचाई हुई है। ऐसा क्यों है, इसने क्यों तबाही मचाई, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है। बॉम्ब साइक्लोन जनरली क्या होता है कि दो एयर मासेस होते हैं। एक आपका कोल्ड एयर मासेस, एक आपका हॉट एयर मासी। जब वो दोनों आपके एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, फ्रंट बनाते हैं, वो फ्रंट आपका लो प्रेशर क्रिएट करता है, ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाती है। उस वजह से क्या हुआ, ये ब्लिजार्ड टाइप आता है। इस ब्लिजार्ड को आपने क्या नाम दे दिया? बॉम्ब साइक्लोन का नाम दे दिया है। ठीक है, अब इसे हम दूसरे वर्डों में बॉम्बोजेनेसिस भी कहते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, जब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस और आपका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि देखिए, सर्दी होती है, अभी आपका सर्दी का मौसम चल रहा है, तो अर्थ पे जो आपकी एयर है वो ठंडी है, वहां पे आपका प्रेशर ज्यादा होगा। और जो आपकी सी वाला एरिया है, वहां पे क्या होगा, वहां पे जो आपकी मॉइस्ट एयर होगी या थोड़ी सी गर्म एयर होगी, वो आपकी अर्थ की तरफ भागेगी। और जो आपकी लैंड वाली एयर है वो ठंडी है। यानी कि हाई प्रेशर लो प्रेशर का डिफरेंस आ गया, टेम्परेचर का ज्यादा डिफरेंस आ गया। इस वजह से क्या हुआ, ये जो ग्रेडियंट है काम करती है आपका एयर का फ्लो का। एयर का फ्लो इतना ज्यादा हो जाता है कि पहले से ही ठंडा है, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। इसमें सडन ड्रॉप देखने को मिलता है। कितना? कि पर आर आपका 1 मिली बार का आपका प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलता है। जिस वजह से क्या होता है कि आपका ये जो है ना, मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन चला है, प्रेशर डाउन जा रहा है, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर भी डाउन जाता है। इसे और थोड़ा सा आगे जानेंगे। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दो चीजें देखो। जो आपको ब्लू वाली आपको स्टीम दिख रही है, ये आपकी कोल्ड एयर मास है। एयर मास का मतलब है कि जो एयर है वो आपकी ठंडी है, वो एक बड़ा फ्रंट बना के चलती है। इधर से जो ये आपका हो गया आपका कॉन्टिनेंटल एरिया, यानी कि अर्थ वाला एरिया। क्योंकि टेम्परेचर यहाँ सर्दियों के मौसम में क्या है, एयर आपकी ठंडी रहेगी जो अर्थ पे है। और जो आपका सी वाला एरिया है, वहां पे क्या है, वाटर थोड़ा सा गर्म रहेगा, तो वहां पे आपकी थोड़ी हॉट एयर होती है। तो हॉट एयर आपका मूव करेगी इधर। ठीक, तो अब क्या होगा कि जो कोल्ड एयर मूव करेगी आपकी हॉट एयर की साइड में, तो इससे जब ये दोनों आपस में टकराएगी, एक फ्रंट होगा, यानी कि इंटरफेस बनेगा। जब दो आपस में चीजें टकराती है, तो उनके बीच में जो इंटरफेस बनता है, कांटेक्ट पॉइंट बनता है, उस वजह से सर्कुलेशन आ जाता है एयर में। और जो सर्कुलेशन है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि आपका पर आर 1 घंटे में लगभग 1 मिली बार आपका प्रेशर ड्रॉप आता है। यानी कि आपका पूरे दिन में, अगर हम बात करें, पूरे दिन में आपका 24 मिली बार का प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलेगा। जिस वजह से ये जो फिनोमिना होता है, इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है और इतनी तेज साउंड क्रिएट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉम्बोजेनेसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि दिस क्विकली इंक्रीजेस प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट। कि यहाँ पे प्रेशर आपका ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर आपका कम, तो ये प्रेशर डिफरेंस आ गया है। मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर आपका 10 मिली बार है, यहाँ पे प्रेशर आपका मान 2 मिली बार है, तो कितना डिफरेंस आ गया? 8 मिली बार का डिफरेंस आ गया। इस वजह से यहाँ पे ये चीज देखिए, ये बोलता है कि सेंट्रल प्रेशर एरिया है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट एयर होगी ये इधर आपका मूव करने की कोशिश करेगी लैंड वाले एरिया की तरफ, और जो कोल्ड एयर होगी ये आपका जो समुद्र वाले एरिया, सी वाले, उस साइड मूव करने की कोशिश करेगी। जब इन दोनों, ये दोनों का एयर का जो फ्रंट है आपस में टकराएगा, टच में आएगा, तो एक सर्कुलेशन क्रिएट होगा। उसी वजह से क्या है, ब्लिजार्ड क्रिएट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि लो एरिया वाली एयर अपर क्या होगा, ऊपर को उठती है। ठीक है, और जो कोल्ड मास है वो आपका कन्वर्ज होता है, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो पिछली पिक्चर में देख रहे थे वो यही देख रहे थे ऊपर से, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया वहां से कोल्ड एयर मासेस नीचे को आता है, और लो एल्टीट्यूड एरिया से हाई एयर मासेस यानी कि लो प्रेशर एरिया से ऊपर को जाता है। जब एयर ऊपर जाएगी तो क्या होगी, ठंडी होगी, वो ठंडी होगी आपका क्लाउड फॉर्म करेगी। क्लाउड फॉर्म करके वो क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि बारिश होगी। ठीक है,
यही इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन दो पिक्चरों से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। दो चीजें यहाँ पे, एक तो है स्टेबल फिनोमिना, एक है आपका थोड़ा सा अनस्टेबल फिनोमिना। अनस्टेबल फिनोमिना और स्टेबल फिनोमिना, फिनोमिना में क्या डिफरेंस होगा, देखिए। ये आपका आर्किटिक रीजन है। आर्किटिक रीजन तो आप जानते हो, पूरा आपका क्या है, आइसी आइस है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे आपका पोलर रीजन है, आर्किटिक रीजन है, यहाँ पे ये एयर एयर ऐसे सर्कुलेट कर रही है। और ये आपकी जेट स्ट्रीम है, एयर की जेट स्ट्रीम है, लगभग आपकी अर्थ के सरफेस से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पे ये आपकी मूव करती है। तो जब स्टेबल फिनोमिना होगा तो ऐसे रोटेट करती रहेगी। ठीक है, तो इसके रोटेशन की वजह से ये आपकी जो कोल्ड एयर है, जो आपकी वोर्टेक्स पे है, जो आपका ये है, ये क्या ना पोलर रीजन में है, वो भी इसके साथ मूव करने लगेगी। मगर क्या होता है कि जब आप वेवी बन जाता है, यानी कि ये कहीं जब ये वाली जो आपकी एयर है ये नीचे को मूव करती है, जब ये नीचे को मूव करेगी और ये वाली एयर जो ये जेट स्ट्रीम थी तो सीधी आना चाह रही थी, पर इसके टकराने की वजह से ये आपका टर्न ले लेती है, टर्न नीचे को ले लेती है। जब टर्न नीचे को लेगी तो ये फिर आपका ऊपर उठेगी। ऐसे इस तरह से एक वेवी प्ले इसका पैटर्न फॉर्म हो जाता है। वेवी पैटर्न फॉर्म होने से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वाला आपका क्यों कौन सा हिस्सा होगा, यूएसए का होगा, यूएसए कनाडा वाला एरिया होगा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। और यहाँ से आपका क्या होगा कि हॉट एयर मास आपका ऊपर उठेगा। हॉट एयर मास इसके टच में आएगा तो इसको क्या करेगा, ये एयर इसके साथ मूव करने, ऐसा मूव करना शुरू कर देगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। जो कि आपका जो मिडिल पोर्शन है यानी कि आई है, उसमें लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और टेम्परेचर और प्रेशर इतना डाउन हो जाता है 24 घंटे के अंदर, के बहुत ही ज्यादा। इसे दूसरी पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए, ये रेड वाला जो एरिया दिखाया गया है, यहाँ से हॉट एयर आपका हॉट फ्रंट, ये वाला पूरा फ्रंट है इसका। ठीक है, हॉट एयर का जो आपका सी से क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो किधर को मूव कर रहा है, वो अर्थ की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, ये देखिए वाशिंगटन डीसी दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो ये आपका कौन सा एरिया, कनाडा का हो गया, यूएसए का होगा। और यहाँ से ऊपर से क्या, पोलर रीजन से क्या आ रहा है आपका, हॉट फ्रंट, ओ सॉरी कोल्ड फ्रंट आ रहा है, एयर का कोल्ड फ्रंट आ रहा है। तो जब ये आपस में टच करेगा तो जो इनके बीच में फ्रंट बनेगा, प्लेट वो बनेगा, इंटरफेस बनेगा, तो उसकी वजह से ये एयर का सर्कुलेशन यहाँ पे दिखेगा और लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। लो प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। इससे क्या है, ये बॉम्ब साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। अब इसके फॉर्मेशन के रीजन यही है कि आपका लो प्रेशर एयर जो है वो किससे मिलती है, हाई प्रेशर एयर से मिलती है। हाई प्रेशर एयर मतलब कोल्ड एयर मास जो कि आपकी अर्थ पे है, और लो प्रेशर एयर मतलब वार्म एयर मास जो कि आपका सी सरफेस पे है। ये जब दोनों मिलते हैं तो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो इससे क्या है, विंड क्रिएट हो जाती है, सर्कुलेशन क्रिएट हो जाता है। वो सर्कुलेशन ही आपका साइक्लोन कहलाएगा, जिसे हम बॉम्ब साइक्लोन बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपका मिड लैटिट्यूड में देखने को मिलता है। ये कहिए कि कब होता है, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगे, जिससे कि आपको 24 घंटे के अंदर लगभग 24 मिली बार आपका प्रेशर डाउन हो जाता है। ठीक है, या 1 मिली बार प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर का पर आवर डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये दो एयर मास जब आपका आपस में टकराएंगे तो इसी फिनोमिना को, जो ये इतना इंस्टेंटन हो जाता है, यही फिनोमिना आपका क्या कहलाता है, बोम्बोजेनेसिस कहलाता है। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि बोम्बोजेनेसिस किसे बोलते हैं, तो बोम्बोजेनेसिस जब दो एयर मासेस जो आपके जिनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो और आपका प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, जब वो आपस में फ्रंट बनाते हैं, जब आपस में इंटरफेस बनाते हैं, वहां पे जो इंटेंसिव लो प्रेशर की वजह से जो जोन क्रिएट होता है वो ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, तो उसी को ही बोम्बोजेनेसिस बोलते हैं और बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट होती है। तो अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती है। हमने तो सुना था कि भाई यूएसए में हुरिकेन्स आते हैं, है ना, और आपका ये क्या नाम है, जो आपका एशियन कंट्री जैसे कि आपकी इंडिया, उसमें साइक्लोन्स आते हैं। आपने देखा होगा जब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हुरिकेन्स होते हैं वो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं जनरली, और ये वार्म सीज में आते हैं। ये वार्म सीज की वजह से आपका क्या होता है, हुरिकेन्स क्रिएट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। ये कब का फिनोमिना होता है, गर्मी के टाइम पे होता है, या अर्ली फॉल, यानी कि गर्मी का जो शुरू का सीजन होता है तब का आता है, क्योंकि वार्म एयर की वजह से आपका हुरिकेन्स क्रिएट होते हैं। जबकि बॉम्ब साइक्लोन से ये आपका ठंडी में आता है, यानी कि जब कोल्ड सीजन शुरू होता है, अभी सर्दी चल रही है तो अभी आया है, तो ठंडी
सर्दी में आता है, ये उस टाइम का फिनोमेना है, कोल्डर मंथ्स में ये आता है, ठीक है। तो यही इसमें बोला गया है। ट्रॉपिकल वाटर्स में ये जनरली देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल वाटर मतलब आपका नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक जो रीजन है या नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक रीजन है, वहां पे आपका ये बॉम्ब साइक्लोन देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा वीर बाल दिवस के बारे में। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी क्या है, वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया। कहाँ पे? मेजर ध्यानचंद जो नेशनल स्टेडियम है दिल्ली में, वहां पे सेलिब्रेट किया। हालांकि ऐसा नहीं कि वो हुआ, इसको पहले ही आपका प्रोनाउंस कर दिया गया था। कब प्रोनाउंस किया गया था? ये प्रकाश पूरब जो दिवस होता है, प्रकाश पूरब का जो दिन होता है, जो कि गुरु गोविंद साहिब जी की एनिवर्सरी होती है, उस दिन पे जो 9 जनवरी 2022 को ये आपका अनाउंस किया गया था कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। और वीर बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो आपके गुरु गोविंद सिंह के दो दो बेटे थे, जिनका नाम था साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और दूसरे का नाम था बाबा फतेह सिंह। इन दोनों को औरंगजेब ने दीवार में चिनवा दिया था। किस लिए चिनवाया था? इनसे इनके सामने शर्त रखी थी कि आप जो है उसमें कन्वर्ट हो जाओ, कि मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट कर लो, वरना आपको मार दिया जाएगा। तो इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को त्यागा नहीं, प्रिंसिपल्स को छोड़ा नहीं, इन्होंने मरना जरूरी समझा। इसलिए इनकी वीरता को सम्मान देते हुए हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब साहिबजादा जो थे, ये इनके बड़े बेटे जोरावर सिंह, उसकी उम्र 9 साल थी, और जो दूसरे छोटे बेटे थे फतेह सिंह जी, उनकी उम्र 7 साल थी। ये सिखिज्म से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो शहीद हुए हैं या ये मरे हैं अपनी आन बान के लिए, उसको सम्मान देते हुए हम इन्हें याद करते हैं, उनकी वीरता को सम्मान देते हुए 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। अब हुआ क्या था कि औरंगजेब ने 1704 में जो आनंदपुर साहिब था उसे बिसीज कर लिया था, ठीक है। तो अब इनके दोनों बेटों को वो उन्होंने क्या कर लिया, उठा लिया, ठीक है। इनके पिता को तो मार ही दिया था, इन दोनों बेटों को उठा लिया। तो उनसे वही मैंने पिछली स्लाइड में बताया गया, शर्त रखी कि आप इस्लाम को कबूल कर लो। इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। इनके सामने शर्त रखी कि हम आपको छोड़ देंगे कि मुस्लिम रिलीजन को अपना लो, मगर इन्होंने मुस्लिम रिलीजन को नहीं अपनाया। तो इसी वजह से इन्हें मार दिया गया, दीवारों में चिनवा दिया गया, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया। अब थोड़ा सा हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो थी आपके, आप जानते हो कि 10 गुरु हुए हैं सिखिज्म में, 10 गुरु हुए हैं। वो जो लास्ट के गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और इनके फादर थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी, ठीक है। तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ था पटना बिहार में, ठीक है। ये आपके जो सिखिज्म के गुरु बन गए थे अपनी बहुत ही कम उम्र में, क्योंकि इनके जो पिता थे गुरु तेग बहादुर सिंह, जो 9वें गुरु थे सिख धर्म के, वो मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए इन्होंने अपनी 9वीं उम्र में, 9 साल की उम्र में इन्होंने क्या है, सिखिज्म को, सॉरी, ये सिख धर्म के गुरु बन गए थे, ठीक है। इन्हें कब मारा गया? 1708 में इनका असैसिनेशन कर दिया गया था, ठीक है। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम देखते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी क्या क्या है। इनके दो तरह से कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एक तो रिलीजियस लेवल पे है और दूसरा मार्शल लेवल पे है। क्योंकि मार्शल लेवल पे इन्होंने क्या क्या, एक तरह खालसा पंथ की स्थापना की, क्या क्या उसके बारे में हम जानेंगे। तो रिलीजन के लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया? इन्होंने देखो टर्बन को अलाउ किया, कि टर्बन का एक तरह से इंट्रोडक्शन किया कि जितने भी सिख है, सब सरदार है, सब वो सब सिखिज्म से बिलोंग करते हैं, वो टर्बन पहनेंगे, पगड़ी पहनेंगे। देख आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, टर्बन पहनना पहनना इनके धर्म में मतलब बहुत ही लाजमी है, जरूरी, कंपलसरी है। ये इनका आपका सिखिज्म का जो धर्म है उनका एक अभिन्न अंग है, ठीक है। और इन्होंने 5 केज दिए, 5 केज को फाउंडेड किया। 5 केज क्या है? केश, गंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। कचेरा भी इन्हें बोलते हैं, जो पंजाबी लैंग्वेज कचेरा बोलते हैं, पर देसी में कच्छा बोल दो। तो कृपाण तो ये होती है, कड़ा आपका लोहे का, ये आपका स्टील का हो सकता है। कचेरा ये हो गया। केस आपके जो दाढ़ी है, यानी कि अनकट हेयर, आपको बाल बढ़ाने अनकट हेयर होने चाहिए। और कंगा लकड़ी का वुडन इंस्ट्रूमेंट, तो ये थे। और इनके जो 5 ये आर्टिकल थे, ये खालसा जो आपका ये एक इन्होंने ये उसके वो थे, वॉरियर्स थे, खालसा वॉरियर्स थे, उनको ये मस्ट कर दिया कि इनको ये अडॉन करना ही करना है, मतलब इनको अपनाना ही अपनाना है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ और भी चीजें, प्रिंसिपल्स रखे खालसा वॉरियर्स के लिए। खालसा एक तरह का पंथ है जो वॉरियर से मिलकर बना हो, जो सिखिज्म के वॉरियर्स थे उनको खालसा
पंथ बोला गया। तो इन्होंने बोला कि आपको दवा मतलब ये क्या नाम तम्बाकू से दूर रहना है, दारू का सेवन नहीं करना है, हलाल मीट नहीं खाना है, इस तरह के कुछ प्रोविजंस इसमें बोले गए हैं। जो खालसा वॉरियर्स थे, उनको ड्यूटी बाउंड होना पड़ेगा, कोई इनोसेंट पीपल्स है, उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, यानी उनको मारा जा रहा है, उनके ऊपर क्या नाम अत्याचार हो रहा है, तो उनको बचाना है। और जो आपके अब उन्होंने क्या किया, जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने आपका 11वां गुरु कौन सा है इनका? गुरु ग्रंथ साहिब। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसको ही इन्होंने 11वें गुरु के रूप में नॉमिनेट किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मार्शल लेवल पे इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे? मार्शल लेवल पे कंट्रीब्यूशन ये थे, ये मुगल शासक थे, उनसे लड़े थे। एक मुक्तसर का जो आपका बैटल ऑफ मुक्तसर है, 1705 में हुआ, उसको इन्होंने लड़ा। बैटल ऑफ आनंदपुर 1704 में हुआ, लड़ा। गुरु ग्रंथ ने जो अपनी मदर को इसमें लॉस कर दिया था, वो अपने दो बेटे जो 1704 में आनंदपुर साहिब का जो वो लड़ाई हुई थी, उसमें इन्होंने अपने दोनों बेटों, जो कि हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं उनके बारे में, जो साहिबजादा आपके जोरावर सिंह जी थे, ठीक है, और फतेह सिंह जी थे, इनके बारे में। अब लिटरेरी वर्क इन्होंने क्या क्या मतलब योगदान दिया? जप साहिब, ठीक है, बेंती चौपाई, अमृत सवैये, सवाइये, ठीक है, ये इन्होंने कुछ अपनी लिटरेरी फॉर्म में इन्होंने अपनी चीजें लिखी। और इन्होंने एक लेटर लिखा था औरंगजेब को, जफरनामा, ये आप लेटर देख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा प्रलय मिसाइल के बारे में। देखो, डीआरडीओ ने अभी मेडन फ्लाइट का टेस्ट किया। सबसे बड़ी बात ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल है, प्रलय मिसाइल जिसका नाम है। ये सरफेस टू सरफेस है, यानी अर्थ टू अर्थ, कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल ये आपकी मार कर सकती है। इसे कहाँ से आपका टेस्ट किया गया? जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा के कोस्ट पे, वहां से इसको टेस्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके थोड़ी सी और फीचर्स के बारे में जान लें। ये आपकी टोटली बैलिस्टिक मिसाइल ने क्वेसी कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। क्वेसी कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में हम जानेंगे कि क्या होती है। अब एक तरह से जो कन्वेंशनल मिसाइल्स होती है, उसके लिए एक तरह का ये आंसर आंसर में होने का मतलब है कि उसके जवाब में बनाई गई जो कन्वेंशनल मिसाइल्स होती है, उसके जवाब में बनाई गई, तो इसको क्वेसी कन्वेंशनल बोल सकते हो। ठीक है, तो अब जो क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, क्या होता है, उनकी ट्रेजेक्टरी लो होती है, यानी कि बहुत हाई ट्रेजेक्टरी नहीं होती, लो होती है। लार्जली ज्यादातर ये बैलिस्टिक फॉर्म में ही होती है, और ये मैनूवर कर सकती है, मैनूवर अपने पाथ को चेंज कर सकती है। कुछ बैलिस्टिक मेनली बैलिस्टिक मिसाइल्स कैसी होती है कि वो अपने पाथ को चेंज नहीं कर पाती, मगर ये ऐसी है कि अपने पाथ को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो जो आपकी दुश्मन देश की तरफ से जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स भेजी जाएगी, तो उनको डेविएट कर सकती है, उनको पथ भ्रमित कर सकती है, हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया कि डिफीट कर सकती है इंटरसेप्टर मिसाइल्स को, जो कि दुश्मन देश की तरफ से आ रही होगी। ठीक है, अब इसके और कुछ हम फीचर्स को भी जानते हैं। ये अपने पाथ को चेंज कर सकती है, और बहुत एक सर्टेन रेंज मिड मिड एयर में ही, यानी कि एयर में जब ये हवा में होगी, अपने पाथ को डेविएट करके कुछ दूरी मतलब डेविएट होके अपनी उसी पाथ पे आने की काबिलियत रखती है। इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है, सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर यूज किया जाता है, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि नेविगेट कर सकती है बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी को इसमें इंटीग्रेट किया गया है। इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने, ये एक तरह से जो हमारा प्रहार मिसाइल का जो प्रोग्राम चला था, उसी का ही एक तरह से डेरिवेटिव है, यानी कि उसी फॉर्म में। जो प्रहार मिसाइल थी उसकी रेंज कम है, इसकी रेंज ज्यादा है। ये मैनूवर कर सकते हैं, प्रहार मिसाइल आपकी मैनूवर नहीं कर सकती है। जो प्रहार मिसाइल थी 2011 में जो प्रोग्राम चला था, पहली बार ये टेस्ट की गई थी। प्रहार मिसाइल की रेंज 150 है, सरफेस टू सरफेस, ये आपने पढ़ ही लिया है। आगे बढ़ते हैं, इसकी रेंज आपकी 150 से 500 किलोमीटर है। हालांकि 500 किलोमीटर तो ये आपकी ऑफिशियल डाटा है, मगर इससे ज्यादा ये बताई जा रही है। ठीक है, ये मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जा सकती है। लॉन्ग रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, अब ये आपका पहले आपकी क्या थी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। अब ये आपकी एक और ऐड होगी, इसका मतलब आपकी क्या नाम, क्रूज मिसाइल भी होगी हमारे पास, और आपकी क्या हो गई, ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल भी होगी। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में भी आगे जानेंगे। तो एक तरह का टैक्टिकल बैटलफील्ड आप लड़ सकते हो। इंडिया अब दो तरह की मिसाइल्स, कन्वेंशनल मिसाइल रखता है लॉन्ग रेंज की, कि एक तो ब्रह्मोस होगी क्रूज मिसाइल, और दूसरी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय हो ही गई है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, जो ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, इनकी ट्रेजेक्टरी जो होती है, वो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी होती है कि आपने ऐसे छोड़ा,
ऐसे आई, प्रोजेक्टाइल मोशन ये होती है कि आपने यहाँ से इसे लॉन्च किया और इधर आ गई। ठीक है, ये आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलेगी और ऊपर जाएगी आकाश में और फिर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएगी। ठीक, और इस पे क्या है कि ग्रेविटी, इसकी वेट की वजह से आपका इस पे मतलब इसकी ट्रेजेक्टरी इन पे डिपेंड करती है। ग्रेविटी जो इस पे फोर्स लगता है, एयर का रेजिस्टेंस लगता है और कोरियोलिस फोर्स लगता है, जो एयर ऊपर जेट स्ट्रीम चलती रहती है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से भी इसका मतलब पाथ थोड़ा सा डेविएट होता है। तो ये कुछ फैक्टर है जो इसकी ट्रेजेक्टरी को आपका गवर्न करते हैं। जबकि आपकी क्रूज मिसाइल से आपकी क्या होती है, वो सीधी होती है, ऐसे मतलब सीधी हुआ, इसकी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती है। तो कंपेयर तो इस पे आपका ये जो एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, क्योंकि ये आपके एटमॉस्फेयर में ही रन करती है, एटमॉस्फेयर में ही मूव करती है। ठीक है, और ये आपकी रेंज इसकी 300 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि शॉर्ट रेंज की होती है इसकी आपकी अप टू 1,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। इसके एग्जाम्पल है पृथ्वी वन, पृथ्वी टू, अग्नि वन, अग्नि टू, धनुष मिसाइल, सीआर। जबकि इसमें क्रूज मिसाइल की बात करें हम, ब्रह्मोस मिसाइल इसमें आती है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा लोसर फेस्टिवल के बारे में। पीएम मोदी जी ने इसको क्या नाम अपनी जो ग्रीटिंग्स है, ठीक है, यानी कि ये जो लोसर फेस्टिवल हो रहा है तिब्बतन का न्यू ईयर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसकी बिगनिंग हुई है, तो इसको सम्मान देते हुए उसको थोड़ा सेलिब्रेट किया। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो आपके तिब्बतन पीपल्स होते हैं, हिमालयन पीपल्स होते हैं, वो लद्दाख वाले लोग जो होते हैं, लद्दाखी लोग जो होते हैं, वो प्रेयर्स ऑफर करते हैं, यानी कि प्रेयर करते हैं, डांस करते हैं, ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में, गाना गाते हैं। और जो आइबेक्स, आइबेक्स वहाँ का एनिमल है, आपका एक तरह का स्टेट एनिमल है वहाँ का, तो उसको ये क्या एक तरह से पूजते हैं, ऑनर करते हैं, उसके सम्मान में क्या करते हैं, ये गाना गाते हैं। और जो आपके माउंट कैलाश का पिलग्रिमेज होता है, यानी कि वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो इनके गोम्पाज है वहाँ पे पूजा वो अर्चना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लोसर जो वर्ड है वो तिब्बतन वर्ड है, इसका मतलब न्यू ईयर होता है, यानी कि न्यू ईयर की शुरुआत। जो लद्दाखी बुद्धिस्ट होते हैं, लद्दाखी पीपल होते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है, और उसे ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, अपनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कहाँ पे? गोम्पास में जाके, जो इनकी मोनेस्ट्रीज होती है, ठीक है ना, वहाँ पे जाके पूजा पाठ करते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने थोड़ा सा। जो बुद्धिस्ट इरा था, यानी कि कहिए कि बुद्धिस्ट इरा शुरू होने से पहले, कब शुरू हुआ? चौथी सेंचुरी के बाद शुरू हुआ बुद्धिस्ट इरा, उससे पहले ये डेवलप हो चुका था। तो एक इसमें होता है बॉन रिलीजन होता है, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, वो बर्निंग ऑफ इंसेंस, इंसेंस होता है जो धूप होती है ना, धूप बत्ती होती है, उसे जलाते हैं। यानी कि लकड़ी होती है, उस लकड़ी को, पतली सी लकड़ी होती है, स्टिक होती है, उसे जलाते हैं, उसमें अच्छी सी खुशबू आती है, तो उसको जला के पूजा करते हैं। तो ये बॉन रिलीजन में ये इस तरह की प्रैक्टिस होती है। जो लॉर्ड बुद्धा तिब्बत में आए थे, ठीक है, वो जो तिब्बत में आने का समय है, और उस टाइम क्या होता है कि हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि फसलों को काटा जाता है ना, और फसलों को काटने की जो खुशी होती है, उनके पास जो धन्य धान अच्छी तरह से होता है, तो उसको ये सेलिब्रेट करता है, लोसर फेस्टिवल। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला आर्टिकल हमारा रत्नागिरी रॉक पेंटिंग्स के बारे में। देखिए, कुछ एक्सपर्ट और कंजर्वेशनिस्ट ने क्या किया है, अपनी कंसर्न रेज की है। कंसर्न क्यों रेज किया है? क्योंकि ये प्रपोजल दिया जा रहा है कि एक जगह है महाराष्ट्र में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक बरसू विलेज है, वहां पे ऑयल रिफाइनरी लगाने का प्रोजेक्ट प्रपोज किया जा रहा है। मगर प्रॉब्लम यह है कि वहां पे बहुत सारी आपकी इस तरह की रॉक पेंटिंग्स है, जो धरती पे, अर्थ पे, सॉरी, चट्टानों पे काट के बनाई गई। ये चट्टाने आपकी लेटराइट रॉक्स है, लेटराइट रॉक्स है, लेटराइट मटेरियल से बनी हुई है। तो अब ये आपकी तो क्या है, ये एक तरह की कल्चर है, एक तरह का वो धरोहर है वहां की। तो ये तो सब नष्ट हो जाएगी ना, अगर वहां पे इस चीज को, ऑयल रिफाइनरी को लगाया जाएगा। तो इन्हें दूसरे तरीके से, आप ये जो पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग्स है, इनको जियोग्लिप्स भी बोला जाता है। ठीक है, जियोग्लिप्स बोला जाए। जियोग्लिप्स किसे कहते हैं? ये एक तरह की प्री हिस्टोरिक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, जो सरफेस पर लेटराइट प्लेटस पर बनाई गई है। ये यानी चट्टानों को काट कर, प्लेन बनाकर चट्टानों को, उस पे इस तरह की पेंटिंग्स बनाई गई है। आगे भी पिक्चर्स में आप देखोगे, ये पिक्चर होगी, ये पिक्चर होगी, और भी पिक्चर्स, जैसे ये पिक्चर होगी, उस पे हाथी, घोड़े, और आपके हिरन, और आपके रेप्टाइल्स, और आपके एम्फीबियंस, ये सब इस पे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चट्टान का जो रॉक रॉक है, उसका सरफेस को रिमूव करके, इंसिजन करके, काट के, पिकिंग करके, कार्विंग करके, उसके ऊपर ये सब चीजें बनाई गई है, पिक्चर्स। ठीक है,
अब इस पर कौन-कौन सी कप मार्क भी देखने को मिलेंगे, रिंग मार्क देखने को मिलेंगे, इचिंग्स देखने को मिलेंगी, पेंटिंग्स जो ये है। अब जो जियोग्लिफ्स है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक ऐसा नहीं है 2-4, ये बहुत बड़ा क्लस्टर है और लगभग 900 किलोमीटर के एरिया में जो कोस्टल एरिया है, कोंकण कोस्ट लाइन है जो आपकी महाराष्ट्र की और गोवा तक फैली है। और महाराष्ट्र से लेकर गोवा की जो पूरी कोस्टल लाइन है वेस्ट की, उसमें 900 किलोमीटर की रेंज में ये पूरे आपकी कोस्टल लाइन में फैले हुए हैं चट्टानों पे, क्योंकि वो लेटराइट रॉक्स है उस पे फैले हुए। जो पोरस लेटराइट रॉक्स है वो कहां से कहां तक मिलती है, आपकी लार्ज स्केल एरिया में मिलती है, जो मैंने अभी ये रीजन ऊपर आपको बताया। अब जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगभग 1500 स्पीसीज इस तरह की आर्ट की मिलती है, जिसे हम कतल शिल्प भी बोलते हैं। कतल मतलब कत्ल करके बनाई गई है। कतल का दूसरा मतलब भी हो सकता है, पर कतल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कत्ल करना एक तरह का होता नहीं है, वर्ड होता है, मतलब मर्डर करना एक तरह का। कत्ल किया, काट दिया, तो काट काट के बनाए गए, तो कतल शिल्प शायद इसलिए बोला गया। लगभग इसमें 70 साइट बोली गई है, ठीक है। इसमें ह्यूमंस की भी आपको पिक्चर्स मिलेगी, मतलब इस तरह की आर्ट मिलेगी। एनिमल्स की भी मिलेगी। एनिमल्स में डियर, एलिफेंट, टाइगर, मंकी, वाइल्ड बोर, जो जंगली सुअर होते हैं आपके, और रिनोसिरस होते हैं, हिप्पोपोटेमस, कैटल, पिग्स, रैबिट, मंकीज, ये सब आपके मिलेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा रेप्टिलियंस भी मिलेंगे, एम्फीबियंस क्रिएचर्स मिलेंगे, एक्वेटिक एनिमल जैसे कि शार्क हुआ, स्टिंगरेज हुआ, बर्ड्स हुआ, पिकॉक्स हुआ, इस तरह की आपकी आर्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला आर्टिकल हमारा मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इनको ट्रिब्यूट दिया इनकी जयंती पे, इनके जन्म दिवस पे। इनका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 में। इन्होंने अपनी जो शुरू की जो शिक्षा दीक्षा थी वो पाठशाला से पूर्ण की, और इन्होंने संस्कृत में पढ़े, ठीक है। इस संस्कृत के महारथी माने जाते हैं। सन 1889 1879 में 79 में ये ग्रेजुएट हुए म्यूर सेंट्रल कॉलेज से, जिसका नाम अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ये वहीं पे लोकल स्कूल में क्या है उसके आपके टीचर बन गए, हाई स्कूल में, ठीक है। और इन्होंने 1886 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, जो कलकत्ता का सेशन हुआ था। अभी 4 बार प्रेसिडेंट रहे। वो कौन कौन से, कब कब कौन कौन से सेशन में प्रेसिडेंट है? 1909 जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, 1918 में जो दिल्ली में हुआ, 1930 में जो दिल्ली में हुआ था, 1932 में जो कलकत्ता का सेशन हुआ। इन 4 बार ये आपके प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। मदन मोहन मालवीय जी थे, ये कांग्रेस को इन्होंने सर्व किया लगभग 50 सालों तक। यानी कि देखिए इनका कितना लंबा कार्यकाल रहा है, कि उसमें इन्होंने कितना सर्व किया है, कितना बड़ा योगदान दिया है। ये शुरू के लीडर्स जो थे उसमें इन्होंने, जो मतलब ये कहा जा सकता है कि जो आपके हिंदू महासभा के शुरू के जो लीडर्स थे उनमें ये एक था। इन्होंने हिंदू महासभा को स्टैब्लिश करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। हिंदू महासभा कब स्टैब्लिश हुई? 1905 1906 में स्टैब्लिश हुई। महामना की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महामना की उपाधि दी थी। और जो सेकंड प्रेसिडेंट थे कौन थे हमारे इंडिया के? वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उन्होंने इन्हें कर्मयोगी का जो नाम दिया, ठीक है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जान लेते हैं। पहले तो जान लेते हैं किस टाइप के आदमी थे। स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे। इन्होंने एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और रेलवे का नेशनलाइजेशन पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया, उसको सपोर्ट किया। हिंदू महासभा की इन्होंने स्थापना की 1906 में, ठीक है। और इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1916 में स्टैब्लिश किया। ये एक तरह के फ्रीडम स्ट्रगल के आपकी टॉर्च बियर रहे, पथ प्रदर्शक रहे, यानी को रास्ता दिखाया, उसको इन्होंने लीड भी किया है, ठीक है। एक तरह से इन्हें कहा जा सकता है जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बीच की एक कड़ी थी कांग्रेस के। जो कांग्रेस में मॉडरेट थे और एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बीच की ये लिंक थे। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा योगदान दिया, ठीक है। नेशनलिस्ट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में ये मतलब एक तरह का ब्रिज का काम करते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने जो आपका साल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, और ये गिरफ्तार भी हुए थे। इनको अवार्ड दिया गया इनके मरने के उपरांत 2014 में इन्हें भारत रत्न का यानी अवार्ड दिया गया, इन्हें नवाजा गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, ठीक है। 2016 में इंडियन रेलवेज ने इनके नाम से वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस भी चलाई थी, इनको सम्मान देने के लिए। हमारा अगला और नेक्स्ट लास्ट का आर्टिकल है, छठा आर्टिकल है ग्राम न्यायालय के बारे में। देखिए अभी क्या हुआ है, इस पे कंसर्न जताया गया है। किसने? जो एक कमेटी बनाएगी, कमेटी ऑन लैंड पर्सनल ने कंसर्न रेज की कि जो ग्राम न्यायालय है वो सही से काम ही नहीं कर रही है। काम तो तब करेगी ना वो सभी स्टेट में, सभी गांव में ग्राम न्यायालय एस्टेब्लिश हुई हो, मगर एस्टेब्लिश ही नहीं हुई। तो एक रिपोर्ट आई है स्टैंडिंग कमेटी की, उन्होंने बताया कि बहुत जरूरी है कि आपके जो जस्टिस है उसे
डिलीवर करना और सभी के लिए जो आम और खास लोग हैं सभी के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना। जो ग्रास रूट लेवल पे लोग रहते हैं उनके लिए, जो गरीब लोग हैं या आम लोग हैं उनके लिए डिलीवरी सिस्टम आपका बहुत अफोर्डेबल एक्सेसिबल बनाना, जस्टिस सिस्टम को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये आपका ग्राम न्यायालय इस्टेब्लिश होना चाहिए, उन्हें सुचारू रूप से चलना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि केवल 15 स्टेट्स ने ही इसे नोटिफाई किया, उसमें जिसमें से आधे स्टेट्स में ही ये क्या है, ऑपरेशनल है, यानी कि चल रही है। बाकी तो देख लीजिए आपकी कितनी स्टेट है इंडिया में, उनमें तो ये स्टेब्लिश ही नहीं हुई है। ठीक है, और ये सब ठीक रहा, किसके ऊपर फोड़ा जा रहा है, फोड़ा क्या जा रहा है, जो कमी है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कमी है, उनकी नाकामी की वजह से ये चीज स्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी क्या किया है कि 1 अप्रैल 2021 को ये खत्म हुआ इसका एक ईयर, मगर गवर्नमेंट ऑफ जस्टिस ने इससे 5 साल और एक्सटेंड कर दिया। कब तक? 31 मार्च तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया, तो अब 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। इसका बजटरी अलोकेशंस को सेम रखा है, जितना इसे मिलती थी उतना ही मिलेगा, 50 करोड़ इसे मिलते थे। इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इसकी एफिकेसी को हर साल इम्प्रूव यानी इवेल्युएट किया जाएगा। और जो लोग हैं, रूरल पीपल्स है, गांव के लोग हैं, उसके लिए जस्टिस स्पीडी और अफोर्डेबल बनाया जाएगा। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 जो है वो क्या बोलता है कि ग्राम न्यायालय या विलेज कोर्ट, इन्हें दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है, उसे इस्टेब्लिश होना चाहिए हर एक गांव में। ठीक है, जिससे कि आपका जस्टिस सिस्टम को स्पीडी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और सभी को एक्सेस मिल सके उसकी। ठीक है, जो एक्ट है ये ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 2 अक्टूबर 2009 को उसमें आया था, इम्प्लीमेंटेशन में आया था, और इसको अभी तक सही से एनफोर्समेंट में नहीं लाया गया है। इसमें आंकड़ा दिया गया है 476 ग्राम न्यायालय ने नोटिफाई किया, जो कि 15 स्टेट में ही 476 ग्राम न्यायालय नोटिफाई की गई है, जिसमें से 256 ऑपरेशनल है 10 स्टेट में। ये देखिए कितने कम ये ऑपरेशनल है। इनकी नॉन फंक्शनिंग का कारण बनाया गया कि इन्हें पैसा नहीं दिया जाता, लॉयर जो अनविलिंग रहते हैं काम करने के लिए ग्राम न्यायालय में, पुलिस सहयोग मतलब सहयोग नहीं करती है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो भी इसमें सहयोग नहीं करते। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग ग्राम न्यायालय को ग्रास रूट लेवल पे जो है आपका ये जस्टिस को हर एक सिटीजन्स को आपके डोर स्टेप पर पहुंचाना है, स्पीडी बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है, ये इसका काम है। ठीक है, अब जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड किया गया है, यानी कि ये ग्राम न्यायालय पूरे इंडिया में ही होनी चाहिए, एक्सेप्ट कौन कौन सी जगह छोड़कर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और जो ट्राइबल एरियाज है जो कि 6 शेड्यूल में आते हैं। कौन कौन से? आसाम के ट्राइबल एरियाज, मेघालय के, त्रिपुरा के और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज है, इन स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज है, उनमें इनका प्रोविजन इनको स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। बाकी पूरी कंट्री में आप इन्हें स्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अब इसका हेड कौन होता है? न्यायाधिकारी इसका हेड होता है। इसे अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किसके साथ कंसल्ट करके? जो उस स्टेट की हाई कोर्ट है उसके साथ वो कंसल्ट करती है। इसे सैलरी कितनी दी जाती है न्यायाधिकारी को? सेम सैलरी होती है जो कि आपकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है स्टेट का, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जितनी उसकी सैलरी होती है उतनी ही न्यायाधिकारी की सैलरी होती है। इसका जुरिस्डिक्शन आपका डिटरमाइन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की वजह से, वो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और ये कौन कौन से केस लड़ सकती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में, केस सिविल केस लड़ सकती है, क्रिमिनल केस लड़ती है, दोनों लड़ती है। जी हाँ, दोनों केस लड़ती है, आपके ऑफेंसिस के केस और जो सिविल फौजदारी के केस होते हैं सब केस ये लड़ सकती है। इसे मोबाइल कोर्ट की तरह भी ये फंक्शन करती है। इसके फीचर्स यही है कि हर एक पंचायत जो है आपका, हर एक इंटरमीडिएट लेवल पे आपका जो ग्राम पंचायत है उसमें सब में ये होना चाहिए। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर होना चाहिए हर जगह। ठीक है, यही आपका विलेजेस में पीरियडिकली न्यायाधिकारी विजिट करना चाहिए कि भाई ये सही से काम कर रही है, सारे केसेस का निपटारा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्रिमिनल केसेस को सही से सुना जा रहा है, सिविल केसेस को, और जो क्लेम्स है उनको डिस्प्यूट को डिस्पोज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें बताई गई। ग्राम न्यायालय जो है एक तरह से कॉन्सिलेटर की तरह भी काम करती है, कॉन्सिलेटर को अपॉइंट करती है ताकि दो पार्टियों के बीच में सुलह कराई जा सके। ठीक है, ग्राम न्यायालय आपकी बाउंड नहीं होगी इंडियन एविडेंस एक्ट के, यहाँ पे लिखा है ना, ग्राम न्यायालय शैल नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो नेचुरल जस्टिस
का आपका प्रिंसिपल है उसके हिसाब से गाइडेड होगी, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसके हिसाब से गाइड नहीं की जा सकती। ये आपका सब्जेक्ट टू एनी रूल, मतलब जो कि जब तक कि हाई कोर्ट कोई ऐसा निर्णय ना दे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।